लिस्ट भाग 2 करेंगे हम। 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और 40 थ्योरेटिकल पार्ट क्वेश्चन आएंगे। तो आज हम करेंगे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, जिसमें से 40 क्वेश्चन है। 40 में से जो पहला सवाल है हमारे पास, कह रहा है ना 1026, लिख देता हूँ पहले। हमारे पास जैसा कि पहला क्वेश्चन है, कह रहा है ना 10,626 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको किस में व्यक्त करना है? पहला क्वेश्चन है हमारे पास 10,626 को ना इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। अब अभाज्य गुणनखंड वो होता है, अभाज्य गुणनखंड देखो क्या क्या होता है। देखो इसका पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम। ये क्या हो जाएगा, 2 में जाएगा, 2 5 10, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 3 6, है ना। अब देखो किस में जाएगा ये, 21 और फिर 3 एकम 3। अब कितने में जाएगा ये? अब ये जा रहा है 7 में। कितने में जा रहा है? 7 में। तो 7 एकम 7 दूनी 14, है ना, और 7 5 35 और 7 3 21। फिर कितने में जाएगा ये? फिर जा रहा है 11 में जा रहा है, जाएगा 11 में जाएगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 33। अब कितने में जाएगा ये? 23 एकम 23। तो देखो अभाज्य गुणनखंड कैसे ही है, देखो ये किसी के टेबल में आते ही है, 2 किसी के टेबल में आता है नहीं आता, 3 किसी के टेबल में आता है नहीं आता, 7 किसी के टेबल में आता है नहीं आता, 11 आता है नहीं आता। तो ऐसे ही जो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, लिखोगे 2 गुना में 3 गुना में 7 गुना में 11 गुना में 23। कितना आ गया हमारे पास? 10,626 आंसर। ठीक है। तो ये जो कह रहा है √3 एक क्या कैसी संख्या है? अपरिमेय है, परिमेय है? ऑप्शन देखो ऑप्शन में देते हैं, ऑप्शन उसमें दिखाई देगा, मैं यहाँ रखूँ ना वो सब दिखाई देगा। ऑप्शन नहीं है इसका, डायरेक्ट बताना अपरिमेय है परिमेय, ऑप्शन नहीं है इसका। परिमेय ये बताना हमें 3√2 एक परिमेय, कह रहा है कि एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखो अपरिमेय संख्या कैसे है, जितने भी रूट वाली संख्याएं होती हैं वो सारी सारी अपरिमेय संख्या होती हैं। परिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या कौन सी होती है? देखो परिमेय संख्या वो होती हैं जिनका पावर हो ना, जिनका पावर क्या हो, होल नंबर हो। क्या हो? होल नंबर हो। अब होल नंबर कौन से होते हैं? जैसे 0 1 2 3 ऐसे चलते इन्फिनिटी तक। जिनका पावर होल नंबर होगा वो क्या होंगे? सारे सारे वो परिमेय संख्या होंगी, और जिनका पावर होल नंबर नहीं होगा वो अपरिमेय संख्या होंगी। समझ में आ गई बात? तो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। दोबारा से बताता हूँ, होल नंबर मतलब कि पूर्ण संख्या है, 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि दो संख्याओं का HCF और LCM 24 और 360 हो तो इनमें से एक संख्या 72 तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखो हमारे पास कह रहा है ना HCF कितना दिया हुआ है? 24, और LCM हमारे पास कितना दिया हुआ है? 360। समझो बात को। और कह रहा है ना जो पहली संख्या है ना, पहली संख्या हमारे पास दी हुई है 72। कितनी दी हुई है? 72। तो कह दूसरी संख्या फाइंड करो। तो हमें पता है ना, हम जानते हैं HCF गुणा में LCM इक्वल होता है पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। कराया था मैंने दूसरी संख्या। तो HCF क्या है मेरे पास? 24 गुणा में LCM क्या है? 360। पहली संख्या क्या है मेरे पास? 72। दूसरी संख्या मुझे फाइंड करनी है। दूसरी संख्या यहाँ से दिख रहा है तुझे? हाँ दिख रहा है। नहीं अच्छे बैठे हो ना। अब देखो, अब यहाँ पर देखो हम काट इसको, देखो तो दूसरी संख्या लिख देते। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा मेरे पास? 24 गुणा में 360 बटे में 72। अब देखो यहाँ 36 एकम 36 10 आ गया, और 36 दूनी 72। ठीक है ना। ये 2 एकम 2, ये 12 आ गया, तो क्या आ गया? 120। ये दूसरी संख्या क्या आ गई? 120। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो 1 नंबर का था, कंप्लीट हो गया। सारे 1 मार्क के क्वेश्चन है ये। ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से ना किस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। कह रहा है ना कि इनमें से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इनमें से, देखो दिखाई दे रहा सबको? देखो अब 29 की पावर 7 की पावर 3 है ना। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 2/5 की पावर दशमलव प्रसार शांत होगा। ये इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? मैंने 5 आएगा जिसमें 5 और 2। जैसे कि मेरे पास 2/5 है ना। शांत होगा 2/5 एक शांत
शांत है ये, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 2/5 का दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा ये। बी 2/5 का क्या क्यों होगा? देखो देखो दशमलव प्रसार शांत किसका होगा? जिसको हम 2 की पावर n और 5 की पावर n में बदल सकते हैं ना, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जिसको 2 की पावर n और 5 की पावर m में लिख सकते हैं, उसका क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। n और m यहाँ पावर है, पावर कितनी भी n और m यहाँ ना पावर है, दोनों के दोनों अलग अलग भी हो सकती है समान। पावर। अब देखो एक ना एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि इसी क्वेश्चन की तरह की, शांति रहो, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। देखो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास 64/455 है, 64/455 है, तो इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं? देखो ये जो है इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है? इसका शांत है या अशांत? देखो कैसे शांत है, देखो अभी इसको पहले इसको पावर में लिखेंगे 5 के, जिसको हम 5 की पावर में और 2 की पावर में लिख सकते हैं ना, वो शांत होगा। देखो इसको ये 455 है ना, 5 नहीं 45, 5 एकम 5, फिर 13 7 91, 7 एकम 7। अब देखो ये शांत है या अशांत है? अब बताओ। ये अशांत है भैया, अशांत भैया, अशांत। ये 5 आ गया, फिर गुणा में 7 आ गया, गुणा में ये 13 आ गया, अशांत भैया, अशांत है ना, क्योंकि यहाँ 5 है बट 2 नहीं है, और ये सारे संख्या को हम लिख नहीं सकते, तो ये क्या है? ये अशांत है। ये क्या है? ये अशांत। क्या है? ये अशांत प्रसार है इसका। हमारे पास पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किस द्विघात के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल 14 और -10 होगा? देखो हमारे पास ना योगफल दे रखा है, योगफल कितना दे रखा है हमारे पास? माइनस का 14 दे रखा है, और गुणनफल कितना दे रखा है हमारे पास? गुणनफल कितना दे रखा है? -10, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला? अल्फा प्लस x का स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा x माइनस का अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ये होगा ना? जी भैया। तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो x का स्क्वायर यहाँ रख देते हैं, माइनस का अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरे पास? देखो ये सुने को अल्फा प्लस बीटा, ये 14 आ जाएगा, और यहाँ x प्लस और ये क्या है? बीटा है माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो x का स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे पास क्या है आंसर। अब जो सेकंड मेथड है वो वाला देखो, सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड में हमारे पास देखो हमें पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, यहाँ पर दिया 14 दिया हुआ है ना, एक कर दो, ये क्या होता है? माइनस का बाई ए होता है, ये होता है माइनस का बी बाई ए। हाँ रुको, माइनस का बी बाई ए हो गया ना, इस हम 14 को क्या लिख सकते हैं? ये जो 14 है 14 अंदर और बाहर करके लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। और 2 बार माइनस क्यों आया भैया? एक ब्रैकेट के अंदर है ना और एक बाहर है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़े इसके ऊपर। तो ब्रैकेट के अंदर माइनस कैसे हो गया? एक ही तो माइनस आएगा ना। रुक जाओ, रुको, देखो सुनो, रुक जाओ समझो। ये जो मेरे पास 14 था, 14 प्लस का था, अब मैंने ब्रैकेट लगाया एक अंदर और एक माइनस अंदर लगा दिया, एक बाहर लगा दिया। अब जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो मेरे पास दोबारा से तो 14 आ जाएगा, कोई फर्क पड़ा इसके ऊपर? लेकिन ये कह रहे हैं कि हम 2 माइनस 2 है, वो तो हमें पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोनों से, लेकिन क्यों लगाया? माइनस कहाँ से? अब समझो, ये जो माइनस है ना, ये वाला, ये जो बाहर वाला माइनस है, ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस है, ये वाला, और ये जो है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया होगा वो वाला है, ये हमारे पास वो बी की वैल्यू है, वो वही बी की वैल्यू। ये जो हमारे पास है ना, ये क्या है? बी की वैल्यू है। ये जो माइनस का 14 है, ये बी की वैल्यू है, माइनस का 14। ऐसे ही हमारे पास जो गुणनफल है, हमारे पास माइनस का 10 है। मैं यही बता रहा था भैया, है ना माइनस, आया ना माइनस का, ये क्या आ गया? माइनस का 10, नहीं आ रहा। 10 बटे में 1 आ गया ना, तो यहाँ सी की वैल्यू क्या आ गया मेरे पास? माइनस का 10, और ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 1 आ गया ना। अब देखो जो हमारे पास बेसिक इक्वेशन होता है वो क्या होता है? बातें नहीं, हमारे पास बेसिक इक्वेशन होता है क्या होता है? एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0। यहाँ से बी की वैल्यू क्या है? माइनस का 14, एक्स का स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का सी क्या है मेरे पास? सी माइनस का 10 है ना, तो यहाँ सी क्या रख देंगे? माइनस का 10 इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 10x इक्वल टू, सॉरी ये 10x नहीं आएगा, तो ये 10 इक्वल टू 0। ये आ गया, बिल्कुल सेम आया कि नहीं आंसर? दोनों में सेम है ना। तो ये मेरा सेकंड मेथड था, ये फर्स्ट मेथड था। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। लिखा हुआ समीकरण युग्म में 9x प्लस 3y प्लस में 12 इक्वल टू 0
में 18x प्लस 6y प्लस 24 की ग्राफीय निरूपण की रेखा डेश होगी, प्रतिच्छेदी होगी, संपाती होगी, हमें बताना इसमें संपाति ऐसा बताना अभी संपाती क्या है ये। देखो हमारे पास है 9x प्लस का 3y प्लस का 12 इक्वल टू 0 और दिया हुआ हमारे पास 18x, ठीक है ना, 18x प्लस में 6y प्लस का 24 इक्वल टू 0। अब समझो इसको हमें बताना है कि संपाती है, प्रतिच्छेदी है या फिर समांतर है। तो देखो हमारे पास a1 क्या है 9 है, a2 क्या है हमारे पास 18 है, b1 क्या है हमारे पास 3 है, b2 क्या है हमारे पास 6, c1 क्या है 12, c2 क्या है 24। अब देखो संपाति a1 अपन में a2 9 बटे में 18 इसके अनंत अलग 1 बटे में 2 b1 अपन में b2 1 बटे 2 3 बटे में 6 है ना, ये भी 1 बटे में 2 आ गया। 1 बटे में 2 अब c1 अपन में c2 12 बटे में 24 12 का 12 दिन 24 ठीक आ गया 1 बटे में 2। मतलब कि हमने देखा कि 1 बटे में 2 1 बटे में 2 1 बटे में 2 मतलब तीनों इक्वल आ गए ना हमारे पास। जब तीनों इक्वल आ गए तो हम क्या कहेंगे यह संपाती है, संपाती है। अब कह रहे ना द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस का kx प्लस का 9 इक्वल टू 0। अब कह रहे ना के मान के ना दो बराबर मूल्य हैं। क्या कह रहे हैं, दो बराबर मूल्य हैं इसके। देखो दो बराबर मूल्य कब होते हैं, जब b का स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0। इस समय क्या होते हैं, दो बराबर मूल्य होते हैं। तुम दोनों बहुत बातें कर रहे हो यार, भाई तुम दोनों क्लास आउट हो जाओ। बातें मत करो, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। कह रहा क्लास से आउट हो जाओ। देखो दो बराबर मूल कब होते हैं, जब b का स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0 होता है, जब दो बराबर मूल होते हैं। तो यहाँ देखो a की वैल्यू क्या है मेरे पास, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या है माइनस का k है, एंड c की वैल्यू क्या है माइनस का 9 मतलब प्लस का 9 है, ठीक है ना। अब यहाँ रख देते हैं b क्या है मेरे पास, b है माइनस k का स्क्वायर कर दो माइनस का 4, a क्या है मेरे पास 1 है और c क्या है मेरे पास 9 इक्वल टू 0। तो k का स्क्वायर हो गया ये माइनस का 9 जो 36 इक्वल टू 0। तो k का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 36। तो k क्या आ गया मेरे पास प्लस और माइनस का 6 आ गया। तो इसका आंसर क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा ना द्विघात समीकरण ना 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए। 2x का स्क्वायर प्लस ax माइनस का a का स्क्वायर को ना क्या करना है, इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड। अब देखो गुणनखंड कैसे करेंगे हम इसको, देखो इसको जब समझो जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा ना। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, 2x का स्क्वायर है ना, इसको और क्या लिख सकते हैं 2ax माइनस का ax लिख सकते हैं ना। हाँ एक बचेगा, प्लस करके माइनस कर सकते हैं, मतलब दो में से घटाएंगे तो एक ही तो बचेगा, एक ही बचेगा। और माइनस का a का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन है, x 2x कॉमन है, x कॉमन है, 2x कॉमन है, तो यहाँ क्या आ गया x प्लस a आ गया ना। यहाँ से क्या कॉमन है, माइनस का a कॉमन है, तो x प्लस a यहाँ पर आ गया इक्वल टू 0। समझ में आ गया, हाँ भैया। तो यहाँ से x प्लस a कॉमन है, x प्लस a कॉमन ले लो, और यहाँ क्या आएगा 2x माइनस का a, ये आ गया ना। तो यही हमारे पास आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आगे नहीं कर रहा ना यही आंसर ये होगा। बस इसका बस गुणनखंड मांग रहा था, तो इसका आंसर यही है। ठीक है, इसका आंसर यही है। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा ना, ऑप्शन नहीं दे रखा। हाँ पूछ भाई, समझ में नहीं आया। देखो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, कर दिया तो ये क्या हो गया, 2 हो गया ना, 2 हो गया ना। ए स्क्वायर कांस्टेंट मान के चलो, उसको रहने नेगलेक्ट कर चलो ना। तो 2 एकम 2, अब 2 में से 1 घटाएगा एक ही बचेगा ना, तो वही तो 2 और a माइनस कर। समझ में आ गया। मतलब 2 को a स्क्वायर से किया तो 2x। अब कह रहा है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 के दो मूलों के गुणनफल क्या होगा। इनके गुणनफल ज्ञात करना हमें। कह रहा है जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3x का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0 है, इसका गुणनफल हमें ज्ञात करना है। सुनेको का गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखो 3 एकम 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x का स्क्वायर माइनस का 3x है ना, लिख सकते हैं ना, और प्लस का x माइनस का 1
रूपक यहाँ देख ले भाई। अब यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे 3x कॉमन ले लो। 3x कॉमन लेते क्या बचेगा x माइनस का 1 और यहाँ क्या कॉमन है +1 तो x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो इसमें से क्या कॉमन है x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे और यहाँ क्या जाएगा 3x प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब एक बार x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रख दो। अब एक बार 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 रख दो। x इक्वल टू क्या आ गया 1 एंड 3x इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 1 एंड x इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 1/3। ठीक है ना भाई 3। अब कह रहा था गुणनफल ज्ञात करने को, तो हमें पता है शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणन अल्फा बीटा फल। हाँ अल्फा बीटा तो अल्फा क्या मेरे पास 1 है ये निकालने के लिए हम और इसका बीटा मान क्या करते है हैं। हाँ माइनस का 1/3। तो क्या हो जाएगा माइनस का वैसे 1/3 भैया पेपर बुक में ना सिर्फ इतना ना x माइनस 3 x माइनस का x माइनस y है, x माइनस का y इक्वल टू में क्या है 3 है। ठीक है ना और x अपॉन में 3 है, x अपॉन में 3 प्लस में y अपॉन में 2 इक्वल टू में 6 एंड x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 6 है। ठीक है ना। अब देखो ये तो लीनियर है हमारे पास बट ये लीनियर नहीं, इसको लीनियर बनाएंगे। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 6 तो 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 6 आ जाएगा। ठीक है ना 1 हो गया। इसको कर दो क्रॉस, इसको इससे तो ये 2x प्लस 3y इक्वल टू में 36 होगा। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ठीक है ना। तो देखो इसको किसी मेथड द्वारा हल कर दो, विलोपन विधि द्वारा या प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर देते हैं। लिख देंगे समीकरण 1 को ना, समीकरण 1 को 2 से गुना करने विलोपन करने पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2x माइनस का 2y इक्वल में 6। ये क्या बन गया समीकरण 3 बन गया है ना। समीकरण 3 बन गया। समीकरण 2 और 3 से वरुण पढ़ ले भाई है ना। 2x प्लस 3y इक्वल टू में 36। ठीक है ना। 2x माइनस 2y इक्वल टू में 6 है। ये 2x 2y इक्वल टू में 6 है। ठीक है ना। अब ये कट जाएगा, ये प्लस ये माइनस, अब कट जाएगा ये क्या हो गया 5y इक्वल टू में क्या हो गया 30। तो y का मान क्या आ गया 30 अपॉन में 5 कैंसिल हो गया 6 आ गया y का मान। भैया y इक्वल टू क्या आ गया 6। भैया हम इसको सीधा काट सकते हैं, मतलब 5 को सीधा 30 से काट दो। हाँ काट सकते हैं, डायरेक्ट काट सकते हैं, ठीक। कोई दिक्कत आप ऊपर भी काट सकते हो कहीं भी। नहीं। लिखेंगे ना y का मान, y का मान समीकरण 1 समीकरण पर हमें 5 नंबर ले लेना इसलिए एक पूरा में लंबा करो। रखने पर। ठीक है ना। तो समीकरण 1 क्या है मेरे पास, समीकरण 1 ये है ना। तो x माइनस का y इक्वल टू क्या है मेरे पास 3 है ना। नंबर भी पूरे 6 आया y का मान तो x माइनस 6 इक्वल टू 3 तो x इक्वल टू क्या आ गया 9। देखो हमारे पास क्या क्या आया, देखो x का मान क्या आएगा 1 9 आया एंड y का मान क्या आया हमारे पास 6 आया। तो ये हमारे पास क्या है आंसर है। ठीक है। एक एपी है 0.6 फैक्ट से होगा 0.6 1.7 और कह रहा 1.7 2.8 3.9 3.9 हो गया। का कह रहा 14वां पद का 14वां पद क्या होगा, ये पूछ रहा है 14वां पद हमें ज्ञात करना है। तो ये हमारे पास क्या है 0.6 a2 क्या है हमारे पास 1.7 d क्या आ जाएगा a2 माइनस का a1 1.7 माइनस का 0.6 क्या आ जाएगा 1.1 आ गया। d आ गया हमारे पास। कह रहे 14वां पद क्या होगा, तो n क्या आ गया हमारे पास n हमारे पास 14 आ गया। तो लगा देते हैं n क्या होता है a प्लस n माइनस का 1 d। तो अब ये क्या है 0.6 n माइनस का 1 14 माइनस 14 हाँ 14 माइनस 1 ये 14 माइनस 1 d क्या है मेरे पास 1.1 तो 0.6 ये क्या हो गया 13 इंटू में 11/10 है ना। हो गया ना ये। तो ये अब इसको जब हम इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा 6 हाँ 6/10 लिख देते हैं 6/10 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 131 3 4 143 है ना 143 आ गया बटे में 10 तो ये कितना हो गया 1439 अपॉन में 10।
ये 149/10 आ गया, इसका आंसर आ रहा है। तो इसमें आंसर नहीं दिया हुआ, अपने पास ये आ जाएगा, 14वां पद अपने पास ये आ जाएगा, ये आंसर है। ठीक है ना। तो इसको जब सोल्व कर देंगे तो 14.9 आ जाएगा, तो ये अपने पास आंसर आ गया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो श्रेणी ना कह रहा है समांतर श्रेणी है 25-50, कह रहा है 25-50, 25-50, 75 और 100। कह रहा है ना कौन सा पद 1000वां होगा, कहता है कौन सा पद 1000वां होगा। 1000वां पद हमें याद करना है, 1000वां होगा। क्या कह रहा है, कौन सा पद इसका 1000 पद होगा, मतलब सॉरी 1000 होगा। कह रहा कौन सा पद 1000 होगा, तो मतलब एन हमारे पास क्या दे दिया, 1000 दे दिया, और ये हमारे पास क्या दे दिया 25। डी हमारे पास क्या होता है, A2 माइनस का A1, यानी 50 माइनस का 25, यानी क्या आ गया 25। हमें एन पता है क्या होता है, एन इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n माइनस का 1 डी। तो एन हमारे पास क्या है 1000 इक्वल टू ए क्या है मेरे पास 25, एन क्या है, एन फाइंड करना है, डी क्या है मेरे पास 25, तो 1000 इक्वल टू 25, 25 एन माइनस का 25, तो ये कैंसिल हो गया। तो एन का मान क्या आ गया 1000 बटे में 25, तो 25 और 100 40वां पद इसका आंसर होगा। ठीक है ना, एन क्या आ गया हमारे पास 40। ठीक है ना। अब कह रहा माइनस समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है माइनस का 125। भाई समांतर श्रेणी से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अच्छे से कर लेना। समांतर श्रेणी माइनस का 125, माइनस का 325, माइनस का 525, और कह रहा है माइनस का 725। 200 का गैप है। कह रहा ना का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर, सार्वंतर मतलब डी ज्ञात करना है। देखो तो देखो ऐसे नहीं बता देंगे भाई, इसका आंसर डी समय सेम होना चाहिए, डी का मान। देखो तो डी क्या होता है, A2 माइनस का A1, तो 325 माइनस का ये माइनस का 125 है ना, तो माइनस का 225, 325, ये क्या जाएगा प्लस का 125, तो क्या जाएगा माइनस का 200। हाँ 200 माइनस 200। ठीक है ना। तो इसमें हमने चेक किया, एक बार आगे भी चेक कर लेते, क्या पता अलग है या सेम है। तो एक बार D2 चेक कर लेते, एक बार A2 माइनस का A1, सॉरी A3 आता है ना, A3 माइनस का A2, A3 माइनस का A2 कौन सा, अच्छा माइनस कर ठीक तो A3 क्या मेरे पास 525, माइनस का A2 क्या है माइनस का 325, माइनस का 225, ये क्या होगा प्लस का 325, तो ये क्या आ गया 200 D2। ठीक है ना। तो ये आ गया और ये आ गया, तो मतलब ये डी क्या आ गया हमारे पास, सार्वंतर क्या आ गया 200, क्योंकि दोनों में सेम आया ना हमारे पास, D1 भी सेम आया और D2 भी सेम ही आया, तो इसलिए हम कहते हैं सार्वंतर क्या है 200। अब यदि किसी एपी में A 8 है और AN 62 है और n इक्वल टू 6 है, तो डी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो एक एपी दिया हुआ है, ए हमारे पास कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, और AN इक्वल टू कितना दिया हुआ है 62 दिया ये हुआ है। हो गया था, ये हो गया था, कोई बात नहीं, इसी पे अटक गए थे आप। 62 n इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है ना। हमें क्या फाइंड करना है, कह रहा है डी का मान ज्ञात करो, हमें कह रहा है ना डी का मान ज्ञात करो। समझो, हमें पता है कि एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस का 1 डी होता है। तो एन क्या मेरे पास 62 है, ए क्या मेरे पास 8 है, और एन 6 माइनस का 1 डी क्या है मेरे पास फाइंड करना है। और ये 62 माइनस का 8 इक्वल टू में 5 डी, ये क्या आ गया कितना आ जाएगा, ये 54 इक्वल टू 5 डी। तो डी का मान क्या आ गया 54 अपॉन में 5, ये क्या आ गया डी का मान आ गया, क्या आ गया डी का मान आ गया। समझ आया? जो कह रहा है ना क्वेश्चन 17 कह रहा है ना कि इसमें हमें देखो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारे पास ये एक त्रिभुज दिया हुआ है हमारे पास M, और ये N है और ये L है, ये 5 दिया हुआ है, तो ये 2.5 दिया हुआ है, और ये 70 दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है 50 70 डिग्री दिया हुआ है। हाँ, और ये P है, ये Q है, ये R है, ये 10 है, ये 70 है, और ये 5 है, और ये हमें फाइंड करनी है, ये हमारे पास PR दिया हुआ है। ठीक है ना। अब देखो ये हमसे पूछ रहे ना कि मतलब कि SS है, मतलब कि साइड एंगल है, या एंगल साइड है, या फिर साइड एंगल साइड है, ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर ये साइड मिल रहा है, ये जो साइड है ये एक तो 2.5 है ना, और एक कितना है 5 है, और ये 10 है ना।
हमसे ही बताना, तो हमें बताना है कि साइड साइड एंगल है, ये एंगल साइड साइड है। तो देखो ये जो 2.5 है ये 5 है, तो क्या ये दोनों इसके इक्वल हैं? ये समानुपाती है कि नहीं है? समानुपाती है ना, समानुपाती है। वो देखो, ढाई का गुना हाँ 5 भैया। हुआ, 5 का गुना ये हाँ, तो देखो ना 2.5 है और ये 5 है, तो समानुपाती नहीं है इसके। हाँ। और ये 5 दूनी 10 समानुपाती है, मतलब हाँ। काटेंगे तो आएगा ना। और ये 70 है, तो एंगल 70 मिल रहा है ना, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना। 70 ले मिलेगा 70 लेगा। हाँ ठीक है, देखो ये इसके मिल m है ना, mn, ये क्या है 2.5 है ना। और ऐसे p क्यू क्या है मेरे पास, ये क्या है 5 है, तो ये साइड हो गया, साइड इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल माने जाएंगे। तो किसके द्वारा, और ये एंगल क्या है, एंगल इक्वल है ना, और एंगल के इक्वल टू क्या है, एंगल एम के क्या है 70 डिग्री। ऐसे ही ये दोनों समानुपाती एक दूसरे के, ऐसे ही एम एल इक्वल टू किसके, ये कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और ये पी के वर कितना है मेरे पास, ये 10 है। तो ये क्या है, ये किसके द्वारा बोल सकते हैं हमें इसको, इक्वल साइड, क्योंकि ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, समानुपाती है, या बराबर ही माना जाता है, क्योंकि हमारे जो ट्रेंगल उसमें दिया हुआ है अगर समानुपाती है तो बराबर भी होगा, वो कहता है इस बात को। ऐसी एम एल होगा किसके, ये क्यू आर के। तो ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, क्यू और एम, और ये ऐसी साइड दोनों कम इक्वल हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये ऐसे होगा। ये कह रहा है भुजाओं के समान संख्याओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डेश होते हैं। क्या होते हैं? यदि उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर हो, ये बराबर होंगे ना, बराबर और समानुपाती होंगे, दिया भी हुआ है यहाँ पर बराबर और समानुपाती। तो कह रहा है भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज, समान संख्या वाले दो बहुभुज कौन से होते हैं, जिसके बहुत सारी भुजाएं हों, दो बहुभुज हैं, और तो उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। संगत कोण यानी कि बराबर होंगे, ये फर्स्ट वाले फिर इन द ब्लैंक्स क्या जाएगा, बराबर, और जो सेकंड वाला आ जाएगा उनकी संगत भुजाएं भी क्या होंगी, समानुपाती होंगी, जिसका हमने अभी यूज किया था ना समानुपाती, वही वाला समानुपाती क्या हो जाएगा, समानुपाती। ठीक है ना, तो बराबर और समानुपाती हो जाएगी सेकंड फिलअप के लिए, बराबर और समानुपाती, हाँ समान अनुपात में विभाजित करेंगे। अब कह रहे हैं ना, नीचे दी गई त्रिभुजों की भुजाएं दी गई, इनमें से कौन सा एक समकोण त्रिभुज है, हमें बताना है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दिया हुआ है। तो इसमें हमें क्या देना है, तो बताना हमें। देखो 19, देखो एक ऑप्शन में दिया हुआ ना 3, ये ऑप्शन नंबर ए है मेरे पास, है ना। कह रहा 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि समकोण त्रिभुज है या नहीं है। कैसे है समकोण त्रिभुज, देखो तो हमें पता है समकोण त्रिभुज में किसी दो भुजाओं का योग किसके बराबर होता है। जैसे मान समकोण त्रिभुज है ना, तो किसके बराबर होता है, ए बी सी। तो किसी जो तीसरी भुजा होती है उसका स्क्वायर क्या होता है, 2 के स्क्वायर के बराबर होता है, ना। तो इसमें से हम किसी भुजा को रखते हैं यहाँ पर, और हम देखते हैं दोनों का योग के बराबर आता है कि नहीं। जैसे 8 मैंने यहाँ रखा, मैंने 8 यहाँ रखा है ना, और ये 6 मैंने यहाँ रखा, और मैंने 3 यहाँ रखा। तो देखो ना, ये 64 हो गया, 36 हो गया, ये 9 हो गया, बराबर आ रहा है क्या प्लस करके, नहीं ना। तो ये समकोण त्रिभुज का ऑप्शन पहला तो नहीं है। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, तीसरा मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ हमारे पास 13 सेंटीमीटर, फिर 12 सेंटीमीटर, और फिर 5 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि जो देखो एक बार 13 का स्क्वायर करते हैं, 13 का हमने स्क्वायर किया, और ये 12 का स्क्वायर किया, ये 5 का स्क्वायर किया, तो 169 हो गया, ये 144 हो गया, और ये 25 हो गया। तो ये 169 इक्वल टू में क्या हो गया, 169। तो ये क्या, ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन बी आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गई बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, आकृति ओ केंद्र वाले वृत्त पर टीपी ये दिया हुआ हमारे पास, एक आकृति दिया हुआ है ऐसे, और ये ऐसे है, और ये ऐसे है, ये टी है, और ये पी है, ये क्यू है, ये 115 है, ठीक है ना, और ये ओ है। कह रहा है कि टीपी और टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं, जिसमें से पी ओ क्यू 115 है, और पी टी क्यू फाइंड करो। पी टी क्यू हमें ये फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है। तो हमें पता है कि स्पर्श रेखाएं त्रिज्या पे क्या होती है, लंब होती है।
तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो हम लिख देते हैं, आप ये देखो ऑप्शन टाइप है तो आप समय बचाओगे, मतलब जितनी स्पीड में हो सके उतनी स्पीड में करोगे, मतलब कि डायरेक्ट करना है इसको। लिखेंगे ओ पी क्यू, ओ पी टी, ओ पी टी प्लस में एंगल पी टी क्यू, मतलब कि ओ पी टी ये वाला हो गया, अब फिर पी टी क्यू मतलब ये वाला एंगल हो गया, अब प्लस में फिर टी क्यू ओ, एंगल टी क्यू ओ प्लस फिर क्या हो जाएगा क्यू ओ पी, फिर लिखेंगे क्यू ओ पी बराबर में कितना होता है 360, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है 360 होता है। तो ओ पी टी कितना है 90, पी टी क्यू कितना मुझे फाइंड करना है, पी टी क्यू और टी क्यू ओ कितना, टी क्यू ओ 90 डिग्री, ये 90 ही तो है ना ये, क्योंकि समकोण त्रिभुज है ये। और ये ओ क्या है मेरे पास 115, ठीक है 115 इक्वल टू में 360, तो ये कितना हो गया 180 प्लस में एंगल पी टी क्यू 305 प्लस में 115 इक्वल टू में 360, ठीक है ना। अब इसको प्लस कर देते कितना आ जाएगा 115 को, तो ये 5 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9 और ये 295 है ना, पी टी क्यू इक्वल टू में 360, तो ये एंगल पी टी क्यू कितना आ जाएगा 360 माइनस का 295 है ना, तो 1 टी एंगल पी टी क्यू इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 5 और ये कितना आ जाएगा 65। कह रहा किसी ब्रहा बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की डैश बराबर होती हैं, क्या होती है, कह रहा किसी ब्रहा बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं डैश होती हैं, इनकी लंबाइयां क्या होती है बराबर होती हैं, लंबाइयां क्या होती हैं बराबर होती हैं। अगर किसी कोई भी जैसे किसी ब्रहा बिंदु से ना, मान लो कोई वृत्त है ये है ना, एक ब्रहा बिंदु है, तो इसकी यहाँ से जो स्पर्श रेखा मैं ड्रॉ करूंगा ना और यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों की लंबाई जो होगी ना, ये P है और T है, मान लो ये Q है और ये T है ना, तो यहाँ पर P T बराबर में होगा QT, क्योंकि दोनों की लंबाई क्या होती है बराबर होती है। समझ में आई बात, दोनों की लंबाई क्या होगी बराबर होगी। किसी ब्रहा बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा पर जो स्पर्श रेखा की लंबाई होती है क्या होती है बराबर होती है। समझो इधर, इसीलिए कह रहा था रहने दे अभी। अब कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, देखो त्रिभुज एबीसी, ए बी और ये सी, त्रिभुज एबीसी है और ये डीई दिया हुआ है, ये डीई दिया हुआ है हमारे पास। कह रहा है ना एडी है ना, जो एडी 3 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, और बीडी है ना 5 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, ठीक है। और एसी है ना वो 4.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एसी जो है ना 4.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर। तो कह रहे ना ए ई फाइंड करो, ए ई और ई फाइंड करो, ये बताना है। देखो पकड़ो इसे, हमारे पास जो एडी दिया हुआ है, देखो एडी हमारे पास कितना दिया हुआ है ये 3, और बीडी कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, और ए कितना दिया हुआ हमें ज्ञात करना है, और ईसी हमें पता नहीं है, हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है ना। बट हमारे पास एसी दिया हुआ है, एसी दिया हुआ है ना, बीसी नहीं है भैया। हाँ तो हम ये पूरा का पूरा अगर देखे जाए तो हमारे पास ए बी क्या आ गया, हमारे पास 8 आ गया, ए भी 8 आ गया, ए बी क्या है 8 है, 8 है, और हमारे पास एडी कितना आ गया 3, एडी 3 आ गया, और एसी कितना दिया हमारे पास एसी 4.8 4.8 जी, है ना। तो हमारे पास देखो इसको लिख सकते हैं ना, ए बी बटे में ए डी इक्वल टू में ए ई, सॉरी ए बी लिया था ना ए सी बटे में ए ई, तो ए बी क्या है मेरे पास 8, और ए डी क्या है मेरे पास 3, और ए सी क्या है मेरे पास 4.8, और ए मुझे फाइंड करना है, ए ई फाइंड करना है, ए ई फाइंड करना है, ए ई फाइंड करना है। भैया इसको सॉल्व करना है तो ये समझो देखो 8 6 आ गया, ये 0 पॉइंट क्या आ गया 6 आ गया ना, देखो तो ये क्या आ गया 1/3 इक्वल टू में कितना आ गया ये 0.6 अपॉन में ए ई है ना। अब इसको क्रॉस कर दो तो ए कितना आ गया, हाँ 0.18 आ गया ना, 1.8 आ जाएगा 1.8 है ना, तो ये हमारे पास ए ई आ गया। लाओ दो लाओ अगला सवाल करो। कहना कि बिंदु 3 5 और 5 7 के बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये 3 5 है और
और क्या है 5 और 7, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखो ये देखो यहाँ पर हमारे पास x1 मेंशन कर लेते हैं। देखो x1 क्या है मेरे पास 3 और x2 क्या है मेरे पास 5, वो चीज नहीं है, y1 क्या है मेरे पास ये दिखाता है मेरे को। y1 क्या है 7, y1 5 है ना, और y2 क्या है मेरे पास 7। यहाँ लिख देते हैं हम x2 क्या है मेरे पास 5, x1 क्या है 3, y2 क्या है मेरे पास 7, y1 क्या है 5, ये 5 में से 3 गया 2, 5 के साथ 2 आ गया, तो ये कितना हो गया 4 प्लस 8 ये आ गया आंसर, 2 रूट 2 आंसर। -1 और 7 और क्या कह रहा है 4 और 3, 4 और 3 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। देखो इनका है ना, जैसे मान लो ये एक रेखा है और ये मान लो ये ए है और ये बी है, तो इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मेरे पास ये x1 क्या है मेरे पास -1 और x2 क्या है मेरे पास 4 और y1 7 और y2 क्या है मेरे पास -3 है ना। तो x इक्वल टू क्या आ गया x1 x2 बटे में 2, तो x1 क्या है मेरे पास -1 और x2 क्या है मेरे पास 4 बटे में 2, तो ये क्या आ गया 3 बटे में 2 आ गया x की वैल्यू, और y1 प्लस में y2 बटे में 2, तो y1 क्या है मेरे पास 7 प्लस में -3 बटे में 2 है ना। तो ये क्या हो जाएगा 7 -3 है ना, तो ये कितना है 4 बटे में 2, यानी क्या आ गया 2। तो निर्देशांक क्या आया मेरे पास निर्देशांक 2/3 और 2 3 बटे में 2 3/2 और ये क्या आया 2, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका हो जाएगा। ये अलग फॉर्मूले तरीके से कर रहे हो क्या भैया? कौन सा? नहीं, मध्य बिंदु से फाइंड करेंगे ना, मध्य बिंदु फाइंड करने के लिए बोल रहा है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है x इक्वल टू x1 प्लस में x2 अपन में 2 और y इक्वल टू y1 प्लस में y2 अपन में 2। खेलेंगे नहीं हम। क्वेश्चन देखो कह रहा है ना कि x अक्ष पर कोई बिंदु है, x अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो कि इन -2 और 5 और 2 और 3 से समदूरस्थ है। जैसे अगर x अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो x पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना उसकी, बट y क्या होगा 0। इस बिंदु से ना ये दोनों बिंदु ना समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। एक क्या है, एक -2 और 5 है और एक है मेरे पास 2 और -3, 2 -3, ये दोनों समदूरस्थ हैं। इसे मान लेते a, इसे मान लेते b, इसे मान लेते c। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो ये समान दूरी पर है ना, मतलब ए बी बराबर है ए सी के। ये कह रहा है समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, ठीक है ना। तो पहले ना ए बी डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, समदूरस्थ है। तो देखो हम ना पहले ए बी लेते हैं, क्या लेते हैं ए बी। तो हमारे पास ए पॉइंट क्या है मेरे पास, देखो ए क्या है मेरे पास x और 0 और b क्या है मेरे पास -2 और 5 -2 और 5 हो गया। तो ए बी फाइंड कर दो, ए बी क्या हो जाएगा x2 माइनस का x1 y2 माइनस का y1, ये क्या हो गया a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, a का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab मतलब 4x, ठीक है ना, प्लस का 25 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये x का स्क्वायर प्लस का 4x क्या हो जाएगा प्लस का 29 है ना। तो ये मेरे पास ए बी आया। ऐसे ही हम क्या निकाल लेते हैं बी सी ए सी निकाल लेते हैं। तो ए क्या है मेरे पास, ए मेरे पास x और 0 है और b क्या है मेरे पास सॉरी सी, ठीक है 2 और -3। तो मेरे पास ए सी क्या आ जाएगा x2 मतलब 2 माइनस का x का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए का स्क्वायर कर दो, मतलब क्या ए का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 4x 2a ये वाला फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस का 2ab इसमें लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 9। अब इसको प्लस कर देते कितना आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 13। ठीक है मेरे पास AC। अब ये कह रहा है ना कि
ये कह रहा है अभी बोला समदूरस्थ है, क्या है ये समदूरस्थ है, ये समान दूरी पर है दोनों। तो समान दूरी पर है ये, अभी तो मान के चल रहे हैं। जब समान दूरी पे है तो हम क्या करेंगे, दोनों को दोनों इक्वल रख देते हैं दोनों को। तो देखो रख देंगे इक्वल रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अब दोनों को इक्वल रख देते हैं, ए बी इक्वल टू में ए सी। तो ए बी क्या है मेरे पास एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस प्लस 13 स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दोनों तरफ वर्क ले लेते हैं रूट हट गया। तो इसका रूट कैंसिल हो गया, इससे रूट कैंसिल हो गया, सारा एक्स का स्क्वायर 4x 29 एक्स का स्क्वायर 4x प्लस का 13, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 4x इधर क्या हो जाएगा प्लस प्लस करेगा प्लस का 4x इक्वल टू में 13 माइनस का अच्छा 29, भैया प्लस और माइनस वाला फॉरेक्स नहीं कैंसिल हो सकता। वो इधर आके एक हो गया, ये कितना हो गया, ये 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना ये माइनस का। तो x का मान क्या आ गया, माइनस का 16 बटे में 8, माइनस हो गया माइनस का 2, x इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 2। यही हमारा आंसर और y 0 था। हाँ ये x का मान हमने ज्ञात कर दिया। इधर 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 हाँ तो बिंदु क्या है, x अक्ष पर बिंदु क्या है, लिखेंगे x अक्ष पर बिंदु क्या आया माइनस का 2 और 0, ठीक है, माइनस 2 और 0, ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है ना। कह रहा है ना यदि कोस ए, सुनो कह रहा है कोस ए, अच्छा वो वाला कोस है, कह रहा है ना कोस ए 7 बटे में 25, एक बात है, अब 7 बटे में 25 दिया हो तो हमसे फाइंड करने के क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 10a मान ज्ञात करो, हमसे कह रहा है ना 10a, ये ऑप्शन दिए इसका। हाँ 10a ज्ञात करना है, ऑप्शन नहीं दिया है बच्चे, इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ, देखो हमें पता है, देखो हमें पता है ये क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, तो बनाते हैं ना एक बार, तो a b c, तो बेस क्या है मेरे पास 7 है, 7 है और हाइपोटेन्यूज क्या है 25 25, सॉरी 25, इस तरह से 25, भैया। हाँ 25, 25 ठीक है ना। अब हमसे कह रहे हैं कि भाई BC हमारे पास तो है नहीं, तो हम BC फाइंड कर देते हैं, लिखेंगे AC का स्क्वायर और सी भी और BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब देखो ये क्या है 25 है ना, वही तो फाइंड कर रहे हैं BC तो BC बोल सी और BC हमें फाइंड करना है, AB क्या है मेरे पास 7 है, ये कितना 625, ये BC का स्क्वायर, ये क्या होगा 49 है ना, तो ये BC क्या हो जाएगा, 24 आएगा इसका। ये हाँ 625 माइनस 49 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा ना। तो BC कितना आ गया, ये रूट में आ जाएगा, यानी क्या आ गया 24, ये कितना आ गया 24। हमें क्या फाइंड करना है 10a फाइंड करना है, तो 10a क्या हो जाएगा, 10a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास 24, बेस क्या है 7, तो ये अपने पास आंसर आ गया 24 बटे में 7 आंसर, ठीक है। कह रहा है ना 2 10 45 डिग्री, 2 10 45 डिग्री 1 प्लस 10 का स्क्वायर 45 डिग्री, ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है ना। हमें पता है 10 45 क्या होता है 1, क्या होता है 1, तो 2 इंटू में 1 अपॉन में 1 प्लस ये 10 45 क्या होता है 1 ही होता है ना, 1 तो 2 अपॉन में 2 हो गया, तो कैंसिल होकर क्या हो गया 1 आंसर, इसका क्या हो जाएगा। अब लेकिन रुको 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 सुनो इधर, हां या लेकिन हमसे 1 आया ना हमारे पास, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ है cos 90 डिग्री, sin 90 डिग्री, tan 90 डिग्री और sin 45, कौन सा होता है बताओ, तो क्या हो जाएगा 1, देखो 1 कब होता है sin 90 डिग्री क्या होता है 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 sin 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारे पास sin 30 sin 60 और cos 30, ये दिया हमारे पास। तो कहना का मान ज्ञात करो, तो हमें पता है sin 60 क्या होता है, sin 60 क्या होता है √3/2 और cos 30 क्या होता है √3/2, √3/2 ही होता है ना, सेम तो कैंसिल होकर आ गया क्या ना 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से 3850 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को जोतने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि 0.50 प्रति देखो प्रति वर्ग मीटर की दर से ना
0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से इतना रुपए ले रहा है वो, 0.50 तो इतने इतने कितने लेगा? तो 3850 का कितना लेगा? 1950 3850 को 0 Multiply इससे मल्टीप्लाई कर दो, बस 0.50 तो क्या जाएगा? 1925 आ जाएगा। ठीक है 25 आर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप ना केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता है। 60 थीटा कितना दे दिया? 60 डिग्री दे दिया 60 हमारे पास। डिग्री। ठीक है ना? तो कह रहे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए और त्रिज्या कितनी दी गई हमारे पास? आर ही दे रखा है, तो हमें पता है कि चाप की लंबाई क्या होती है? चाप की लंबाई क्या होती है? थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर, यही होता है ना? तो थीटा क्या है? 360 डिग्री है ना? ये 360 इंटू में 2 पाई आर, आर आ रही है ना? तो ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2 1 या 2 2 3 या 6, मतलब क्या आ गया आंसर? पाई आर बटे में 3 है ना? बिट्टू तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कल खाना खा के मत जाइए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पाई आर अपन में 3 सेंटीमीटर इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका।